तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज आपका भाई आ गया है एक नई जबरदस्त कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। एक ऐसी लड़की जो अपने 7 साल के रिश्ते को अपने पैरों तले रौंद कर अपने बचपन के दोस्त के पास भाग जाती है और फिर जब उसे अंजाम भुगतना पड़ता है तो वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ही कसूरवार ठहराती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये दिल दहला देने वाली कहानी। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसकी गर्लफ्रेंड जब एक एक्सक्लूसिव क्लब में काम करने लगी तो वह पूरी तरह से बदल गई। वो जब डे शिफ्ट से लौटती थी तो पूरी तरह पीली और सन्न रहती थी, लेकिन जब वह नाइट शिफ्ट से वापस आती थी तो गुनगुनाती हुई आती थी। वह अपने होठों को चमकीले लाल रंग से रंगने लगी, टाइट सेक्सी स्कर्ट पहनने लगी, फिटनेस स्कॉर्डिंग्स पहनने लगी। हर सुबह जब वह घर आती थी उसका पूरा शरीर जल रहा होता था। उसके कॉलर बोन पर एक सस्पिशियस लाल निशान होते थे। स्टॉकिंग थोड़ी फटी हुई होती थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब उसने उससे कहा वह प्रमोशन के बिल्कुल करीब है और जल्द ही वह एक अमीर आदमी की तरह घर पर रह सकेगा, उसे क्लब में काम करना नहीं पड़ेगा, तो अचानक उसने उसकी तरफ एक ऐसी नजरों से देखा मानो वो उसे जिंदा जला देना चाहती हो। उसने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर दी और चिल्लाते हुए कहा, सिर्फ यही नौकरी मुझे जिंदा महसूस कराती है। अगर तुमने एक बार फिर इसका जिक्र किया तो हमारे रिश्ते का अंत समझो। उसने उससे और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। और फिर आया वो दिन जब उनकी सगाई की सेरेमनी थी। तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। वो एक पैड वीडियो का लिंक था जो किसी अनजाने अकाउंट से भेजा गया था, जिसकी कीमत सिर्फ 88 युआन थी। उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी थी, तुम्हारी पत्नी का सरप्राइज। उसका दिल अचानक से धड़कने लगा, उसके दिमाग में गुस्सा उबलने लगा, लेकिन सबसे बढ़कर एक अजीब सी बुरी भविष्यवाणी ने उसे घेर लिया। उसने पेमेंट पासवर्ड डाला, वीडियो लोड होने लगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर स्क्रीन रोशन हो गई। उसकी सांसें थम गई। स्क्रीन पर एक अंधेरा सा होटल था। उस कमरे में एक महिला थी, वह एक आदमी के ऊपर बैठी हुई थी और उसके साथ ऐसा कुछ कर रही थी जो किसी भी सजे धजे इंसान के होश उड़ा दे। वो चेहरा अगर वो रात में भी देखता तो भी उसे वह पहचान लेता। वो थी ल्यूरियान, उसकी होने वाली दुल्हन। और उसने उस आदमी को भी पहचान लिया जो उसके नीचे था। वो था एटो से, वो बचपन का दोस्त जिसे उसकी मंगेतर अपने दिल में छुपाए बैठी थी, जिसका कांटेक्ट उसने कभी डिलीट नहीं किया था। उस पल उसे लगा जैसे उसका खून जम गया हो। पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया, सिर्फ उसकी तेज सांसें सुनाई दे रही थी। उसने ना तो कोई दीवार तोड़ी, ना ही उसी वक्त पागलों की तरह कोई प्रतिक्रिया की, बल्कि उसने बड़े ही शांत भाव से उस वीडियो को सेव किया और फिर उसे अपने पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर डाल दिया। उसने कहा, 88 युआन का गिफ्ट मैं पूरी शादी को एंजॉय करने का न्योता देता हूँ। शुरू में तो रिश्तेदारों और दोस्तों को लगा कि ये शायद कपल के बीच में कोई मजाक है, लेकिन 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि सबके होश उड़ गए। सबसे पहले सांस उठी, चीखते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसी कैसी चीजें दिखा रहे हो? उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज गई, लगभग उसके कान के पर्दे फटने ही वाले थे। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने वीडियो लगाई है, क्या तुमने ठीक से देखा नहीं? फिर उसने कहा, ल्यूरियान की बदनामी करने के लिए तुम ऐसी फर्जी वीडियो क्यों लगा रहे हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और उस समय ल्यू परिवार खुद को धोखा दे रहा था। उसने कहा, तुम्हें खुद पता है कि ये सच है या झूठ, या फिर तुम अपने ससुर से पूछ लो। वह कुछ और ही कहने वाला था कि उसके पिता जो उसके बगल में खड़े थे उन्होंने बीच में टोकते हुए कहा, शिक्षान क्या कर रहे हो? जल्दी ये बंद करो, और जो भी कहना था मुझे चुपके से कह सकते थे, या सबके सामने नाटक क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, पापा मेरी इज्जत मेरी ही सगाई के पार्टी में पैरों तले कुचली जा रही है, क्या यह तुम्हारे बेटे की गरिमा से भी बढ़कर है? वहीं बैक स्टेज में आराम कर रही ल्यूरियान ने ये शोर सुन लिया। उसके बाल बिखरे हुए थे, वो आंसू बहाते हुए दौड़ती हुई आई। वो चिल्लाई, बांग सिंगसॉन तुम क्या पागलपन कर रहे हो? वो वीडियो फर्जी है, किसी ने एआई से चेहरा बदला है। बांग सिक्सान, क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? उसकी सास ने उसे गले लगा लिया और उसकी तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाने लगी, देखो इस बांग सिक्सान को, ये सिर्फ लड़ाई तोड़ना चाहता है, इसलिए एआई चेहरा बदलकर ल्यूरियान के खिलाफ साजिश कर रहा है। मेरी ल्यूरियान कितनी बदकिस्मत है। उसने ठंडी नजरों से इस बदसूरत परिवार के नाटक को देखा। बिना कुछ कहे बल्कि उसने अपनी जेब से एक और स्पेयर फोन निकाला। उसने क्लाउड ड्राइव लिंक खोला, क्या ये भी एआई मैनिपुलेशन है? फिर से उसने अपने फोन की स्क्रीन लगा दी। उसकी और इतोसी की अतरंग तस्वीरें यूनिवर्सिटी से लेकर पिछले हफ्ते तक, यहाँ तक कि वह होटल भी जो वीडियो में दिख रहा था। उसने तस्वीर डिटेल इन्फेक्शन भी खोल दी। तस्वीर लेने का समय और जगह साफ साफ लिखा था। उसने कहा, मिस लू तुम्हारे फोन की ये तस्वीरें भी एआई से बनाई हुई हैं क्या? ल्यूरियान का रोना अचानक थम गया। वो उसके फोन स्क्रीन को घूरती रह गई। उसके चेहरे का रंग आंखों देखते ही फीका पड़ने लगा, बिल्कुल कागज की तरह सफेद हो गया। उसने फिर कहा, और ये रहे तुम्हारे इटो से ही के होटल बुकिंग के रिकॉर्ड, पिछले 1 साल में कुल 23 बार। क्या मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं? 23 जनवरी 5:37 पर सिटी बुटीक होटल का कपल स्वीट। बस करो। ल्यूरियान का शरीर डगमगाया और वो फर्श पर गिर पड़ी। उसी पल उसके ससुराल वालों की गालियों का सैलाब भी थम गया। वो अपनी बेटी की तरफ अविश्वास से देख रहे थे, फिर उसकी तरफ, और वो वहां मौजूद सभी मेहमान अपने फोन निकालकर ये शो देखने लगे। अब और क्या कहना बाकी रह गया था? उसने एक शब्द कहा, निकलो। बस तभी एक नोटिफिकेशन ने उसके फोन की स्क्रीन रोशन कर दी। वह था इटोसेही का मैसेज। लगता है तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हुआ कि ये सिर्फ शुरुआत है। उसने उस मैसेज को बिना कुछ कहे
कहे डिलीट कर दिया। उस रात वह कंप्यूटर के सामने बैठ गया और उसने एक साधारण सा स्क्रिप्ट लिखा। ने वो 8 युआन वाला वीडियो लिया, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर म्यूजिक लगाया, उसमें इटोसेही के उस अहंकारी वाक्य को जोड़ा, धन्यवाद दहेज की कीमत चुकाने के लिए, और उसे 15 सेकंड शॉर्ट वीडियो बना दिया। यह वीडियो लियोरान व इटोसेही के होटल रिकॉर्ड्स के स्क्रीनशॉट सब कुछ एक साथ लोकल फॉर्म, गॉसिप ग्रुप्स और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दिए। उसने अपनी कोई भी जानकारी इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ 1 युआन खर्च करके उसने कुछ मार्केटिंग अकाउंट्स को हायर किया जिन्होंने उन कंपनियों पर सटीक निशाना साधा जहां लियोरान और इटोसेही काम करते थे। एक थी पीआर मैनेजर जो अपने पति को धोखा देती है, और दूसरा था हाई लेवल एग्जीक्यूटिव जो शादीशुदा महिलाओं का फायदा उठाता है। पैसे के दम पर ये दोनों ट्रेंड धीरे धीरे फैलने लगे। शुरू में सिर्फ एक छोटे से दायरे में ही चर्चा हुई, लेकिन जल्द ही 1 करोड़ फॉलोवर्स वाले गॉसिप ब्लॉगर ने उस वीडियो को रीट्वीट कर दिया। फिर तो जैसे पब्लिक ओपिनियन का पहाड़ टूट पड़ा, एक बार लौटा और फिर कभी नहीं रुकता। लियोरान के सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्सपोज हो गए। उसने पहले जितनी प्यारी प्यारी तस्वीर डाली थी वो सब अब सबके लिए मजाक बन गई थी, और इटोसेही की कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट के नीचे हजारों सवाल उमड़ पड़े। लोग बोलने लगे, तुम्हारी कंपनी मैनेजर अपने ही लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने तुम्हारे ग्रुप के प्रोडक्ट खरीदने में जो पैसे खर्च किए वो ये लोग होटल के कमरों में उड़ा रहे हैं। ऐसी बड़ी कंपनी अपनी ब्रांड इमेज को बहुत वैल्यू देती है, निगेटिव पब्लिसिटी उनके लिए जहर से कम नहीं होती। अगले दिन सुबह 9 बजे जैसे उम्मीद थी वैसे ही इटोसेही की कंपनी की वेबसाइट पर फायरिंग का ऐलान आ गया। ठंडे शब्दों में उन्होंने उससे सारे संबंध तोड़ दिए। लगता है इटोसेही को उसी जॉब प्लेस से बेरहमी से निकाल दिया गया जिस पर उसे इतना गुरूर था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इस सब की वजह से लियोरान भी अपनी नौकरी हाथों से धो बैठी और उसका मंगेतर भी अपनी इज्जत खो बैठा। शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसी रात बहुत देर रात तक उसने उसे फोन किया। दूसरी तरफ लंबे समय से दवाई रोने की आवाज आ रही थी। वो बोली, सिक्सवान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी गुलाम की तरह सेवा करूंगी, बस मुझे माफ कर दो। वो चुपचाप सुनता रहा और उसके रोने के बीच में उसने साफ सुना कि फोन की दूसरी तरफ एक औरत की चिड़चिड़ी आवाज थी जो कह रही थी, देख लिया क्या कर दिया तूने, वो एटीएम जा चुका है, जो घर तेरे हाथों में था वो भी गया। ये थी लियोरान की माँ। उसने एक शब्द नहीं बोला, सीधा फोन रख दिया और तुरंत ही लियोरान के हर कॉन्टेक्ट तरीकों को ब्लॉक कर दिया। लेकिन वो लगभग भूल ही गया था कि उसके साथ एक घर भी है। उस वक्त सेकंड हाउस पॉलिसी से बचने के लिए लियोरान के फर्स्ट हाउस क्वालिफिकेशन इस्तेमाल की थी, लेकिन असल में उस घर के ज्यादातर पैसे उसी ने लगाए थे। अब वो लोग उसी को ठगने की सोच रहे थे तो वो कैसे होने देता। उसने तुरंत रियल एस्टेट एजेंट को फोन किया और कहा कि जो घर उनका होने वाला था उसे बेच दो, जितनी जल्दी उसे निजात मिल जाए उतना अच्छा। अगली सुबह तक उसका नाम उसके बीचैट फ्रेंड रिक्वेस्ट में आ गया। जाहिर है उसे एहसास हो गया था कि उसने उसे डिलीट कर दिया है, लेकिन अब वह अपने माता पिता के घर लौटा तो उसने देखा कि वह पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। लियो के माता पिता भी आ चुके थे। लियोरान की आंखें लाल थीं, उसके चेहरे पर अभी भी सूखे हुए आंसुओं के निशान थे। जैसे ही उसने उसे देखा वो उसकी तरफ लपकी और बोली, सिक्सवान, तुमने मेरा बीचैट क्यों डिलीट कर दिया? तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है? मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो मर ही जाती हूँ डर के मारे। उसने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा जैसे कोई अनजान इंसान हो। तब लियो आंटी ने अपनी बेटी को जोर से पकड़ा और उसकी तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हुए बोली, बस यही पुरानी बकवास है, फोन नहीं उठाता, गायब हो जाता है, एक छोटी सी बात पर रिश्ता तोड़ रहा है। क्यों ना तोड़ूं, आप खुद वजह जानते हो। क्या वीडियो काफी साफ नहीं था? क्या दोबारा दिखाऊं? लियोरान का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने उसकी बाह पकड़ ली और बड़ी हड़बड़ी से बोली, तुम वैसा नहीं सोच रहे हो जैसा है, मैं समझा सकती हूँ। उस दिन मैंने बस थोड़ी शराब पी ली थी। उसने ठंडे मिजाज से उसकी तरफ देखा और कहा, ब्रेकअप, मैं सच कह रहा हूँ, अब हमारे बीच कहने के लिए कुछ नहीं बचा, बस कुछ प्रॉपर्टी के इशू बाकी हैं। उसने हर शब्द साफ साफ बोला, वो घर जो हमने साथ में शादी के लिए खरीदा था उसे बेचना पड़ेगा। मैंने पहले ही रियल एस्टेट एजेंट से कांटेक्ट कर लिया है। जैसे ही घर का जिक्र आया लियोरान और उसकी माँ के चेहरे पूरी तरह से बदल गए। वो घर उनके रिश्ते की आखिरी कड़ी थी और उनकी पूरी जमा पूंजी खर्च करके हासिल किया गया सहारा भी। लियोरान की माँ चिल्लाई, किस हक से तू अपने आप फैसला ले रहा है? ये घर लियोरान के नाम पर है, हमने 3 लाख का डाउन पेमेंट दिया है, तेरा इसमें क्या लेना देना? लियोरान ने भी उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और रोकर बोली, सिक्सवान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारा घर है, हमने वहीं शादी करने का वादा किया था, हम वहाँ पूरी जिंदगी बसाने वाले थे, क्या तुम भूल गए? उसने बड़े शांत भाव से अपना हाथ वापस खींच लिया और बोला, एक घर जिसे तुम दूसरे आदमी के लिए इतनी आसानी से छोड़ सकती हो, वो कैसा घर, कैसा घर वो? फिर उसने लियो आंटी की तरफ ठंडी पैनी नजर से देखते हुए कहा, आंटी आप सही कह रही हैं, घर के कागजात लियोरान के नाम पर हैं, उसके नाम पर। जब हमने घर खरीदा था तो सेकंड हाउस पॉलिसी से बचने के लिए हमने ऐसा किया था। मेरे नाम पर पहले से ही मेरे माता पिता का पुराना घर था, इसलिए हमने उसकी फर्स्ट हाउस क्वालिफिकेशन इस्तेमाल की। मैंने उस पर भरोसा किया और मान लिया कि सिर्फ उसका नाम लिखा जाए, लेकिन 1.2 मिलियन के डाउन पेमेंट्स में से तुम्हारे परिवार ने 3 लाख रुपए दिए हैं और मैंने 9 लाख दिए, जिसमें से 7 लाख मेरी अपनी जीवन भर की बचत थी और 2 लाख मेरे माता पिता ने दिए थे। हर ट्रांसफर रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ मैंने रखा हुआ है। ये सुनकर लियो आंटी का अहंकार आधा हो गया। उसने उसकी तरफ ध्यान न देते हुए आगे कहा, डाउन पेमेंट के अलावा पिछले 2 साल की होम लोन की किस्त 12,000 हर महीने अकेले मैंने भरी है। रेनोवेशन के 5 लाख मैंने खर्च किए हैं।
हैं, इन सब के पक्के सबूत मेरे पास हैं। अब अगर हमारे रिश्ते खत्म होते हैं तो घर लीरुआन के पास रह सकता है, लेकिन उसे मेरे द्वारा लगाए गए हर पैसे का ब्याज सहित वापस करना होगा, एक भी पैसा कम नहीं। 9 लाख डाउन पेमेंट, 2 साल की 24 किस्तें, 2,88,000 और 5 लाख रेनोवेशन, कुल मिलाकर 1.688 मिलियन। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। ल्यूरियान और उसकी माँ उसे मुंह फाड़े देख रही थी, जैसे उन्होंने उसे पहली बार देखा हो। उनके मन में वह हमेशा से एक वफादार बॉयफ्रेंड था जो ल्यूरान का कहना मानता था। उन्हें लगा कि बस 7 साल के रिलेशनशिप का नाम लेकर थोड़ा रो धोकर वो नरम पड़ जाएगा और मान जाएगा, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इस बार इतना शांत, इतना पक्का और हिसाब को इतना साफ रखेगा। लियो आंटी बोली, शिक्षांत तू बहुत क्रूर है। हमारी ल्यूरान ने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे 7 साल तुझे दिए, तो उससे ऐसे हिसाब कैसे लगा सकता है? आंटी, इंसाफ की बात करती हो? आज अगर मैं धोखा देता तो क्या अब मुझे एक भी पैसा ले जाने देती? नहीं ना। फिर जब आपकी बेटी ने गलती की है तो मैं क्रूर कैसे हो गया? तभी लियो आंटी बोली, वह तो सिर्फ एक गलती थी, वो तो सिर्फ दोस्तों के बीच का एहसान था। तू बात को खींच रहा है। उसने सिर्फ सिर हिलाया। उसने सही गलत बहस करना छोड़ दिया। तो फिर अब और कुछ कहने को नहीं, भलाई से अलग हो जाते हैं। 1.688 मिलियन, या तो आप मुझे पैसे दे दो और घर तुम्हारा रहेगा, या घर बेचने को राजी हो जाओ और जितना इन्वेस्ट किया है उसी अनुपात में बैठ लेंगे। ल्यूरान आखिरकार हिल गई। उसने आंसू बहाते हुए सिर हिलाया। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से दूं? मेरे साथ ऐसा मत करो, हमारा ब्रेकअप मत करो। हाँ, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई। चलो फिर से सगाई पार्टी करते हैं, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। उसका रोना काफी दयनीय लग रहा था। अगर ये पहले होता तो वो शायद दिलासा देते हुए उसे गले लगा लेता, लेकिन अब उसका दिल चट्टान की तरह सख्त हो चुका था। उसने कहा, अगर पैसे नहीं है तो घर बेच दो। नहीं, घर नहीं बेचा जा सकता, वो ल्यूरान की शादी वाला घर है। उसने ताने स्वर में कहा, शादी वाला घर? जिससे ये शादी करने वाली है वह मैं नहीं हूँ, तो शादी वाला घर किस लिए रखूं? एटोसो के रहने के लिए? ल्यूरान का चेहरा और भी सफेद हो गया और वह जोर से चिल्लाई, शिक्सन, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या मैं तुम्हारी नजरों में ऐसी ही हूँ? तब उसके पिता, जो अब तक चुप बैठे थे, वो बोल उठे। वह उठे, ल्यूरियान की माँ और बेटी के पास गए और बहुत शांत लेकिन अटल स्वर में बोले, मैडम, मेरा बेटा बहुत साफ हो गया है। हमारा परिवार चीजों को बहुत ज्यादा बदतर नहीं बनाना चाहता, लेकिन हम बिना मतलब के नुकसान भी नहीं उठाएंगे। वो घर हम दोनों परिवार के संयुक्त मेहनत का फल है। अब जब हम साथ नहीं रह सकते तो इन्वेस्टमेंट बराबर बांट लेना बिल्कुल सही और इंसाफ है। अगर आप राजी हैं तो हम बैठकर शांति से बात कर सकते हैं, वरना फिर कोर्ट के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचता। इससे किसी का भला नहीं होगा। उसके पिता की बातों ने लियो आंटी की मानसिक रक्षा की आखिरी लाइन तोड़ दी। वह जानती थी उसका परिवार सच में केस कर सकता है और उनके पास सबूत भी हैं। उनकी हार पक्की थी। आखिर में ना ही उन्हें एक भी पैसा मिलता, बल्कि और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता। भले ही लियो आंटी को मंजूर नहीं था, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने सिर्फ सिर हिला दिया। ल्यूरियान उसे अविश्वास से घूर रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका इतना अच्छा लड़का इतना क्रूर और निर्दयी हो सकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस पल उसने अपनी सगाई की पार्टी में उसे छोड़कर इटोसे के पास भागने का चुनाव किया, तब से सब कुछ बर्बाद हो चुका था। कुछ ही देर में एक नए शादीशुदा कपल ने वह घर बुक कर लिया। घर बेचने के पैसों में से ल्यूरियान के 3 लाख निकाल दिए गए और काफी बड़ी रकम बची। यही उसके नए सिरे से शुरू करने की पूंजी बन गई। उसने पूरे 1 साल कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए बिताया। उसने बिल्डिंग मटेरियल और डेकोरेशन इंडस्ट्री की काफी जानकारी हासिल कर ली थी। कुछ भरोसेमंद सप्लायर और कंस्ट्रक्शन टीम से भी मुलाकात हो गई थी। उसने सोचा कि शायद अब वह अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त की सिफारिश पर उसकी मुलाकात हुनैन ग्रुप के मिस्टर साहू से हुई। मिस्टर साहू हाल ही में एक रेनोवेशन टीम की तलाश में थे। कई डिजाइन फार्मों से बात कर चुके थे, लेकिन किसी से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन उसके प्रस्ताव से वह तुरंत प्रभावित हो गए। मिस्टर साहू ने सीधे कहा कि वह एक अलग रेनोवेशन ब्रांच खोलना चाहते हैं और वह उनके साथ ब्रांच जनरल मैनेजर के तौर पर काम करें। उसने हाँ कर दी। अगले दिनों में वह पूरी तरह से नई कंपनी की तैयारियों में जुट गया। कंपनी रजिस्टर करना, ऑफिस स्पेस किराए पर लेना, कर्मचारी रखना, सब कुछ जीरो से शुरू। 15 दिनों के बाद जन जॉन रेजिडेंसी का भव्य उद्घाटन हुआ। ऑफिस एक हाई एंड बिजनेस बिल्डिंग में था। डेकोरेशन स्टाइल सिंपल लेकिन एलिगेंट था। छोटी से छोटी चीज डिजाइन से भरी हुई थी। उद्घाटन के दिन मिस्टर साहू खुद आए और रिबन कटिंग की। उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड के कई दोस्तों और मीडिया के पत्रकारों को भी बुलाया। नजारा काफी भव्य था। ब्रांच के जनरल मैनेजर के तौर पर वह मंच पर भाषण देने गया। इस समय वह वो आदमी नहीं रहा था जो अपने प्यार के लिए नाक रगड़ता था, बल्कि एक उद्यमी था जो अपने बिजनेस और भविष्य पर नियंत्रण रखता था।
था, लेकिन उद्घाटन समारोह खत्म होते ही एक अनएक्सपेक्टेड मेहमान आ गया। वह ल्यूरान थी। वह नशे में थी। उससे तेज शराब की बदबू आ रही थी। उसके बाल अस्त व्यस्त थे। जैसे ही उसने उसे देखा उसकी आंखें लाल हो गईं। शिक्षण, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो उसके गले लगने के लिए आगे लपकी। उसने एक किनारे से हटकर उससे बचा लिया। वो हवा में लड़खड़ा कर फर्श पर गिर पड़ी। वो फर्श पर पड़े पड़े रोने लगी और चिल्लाने लगी, तो मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं देते, मेरे फोन क्यों नहीं उठाते। उसकी आवाज ने वहां मौजूद सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मिस्टर साउ ने माथा सिकोड़कर उसकी तरफ देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये औरत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी करा रही थी। मिस्टर साउ ने झुंझलाते हुए पूछा, ये औरत कौन है? उसने हताशा में जवाब दिया, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो झुककर ल्यूरान को उठाने लगा, लेकिन ल्यूरान ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी पैंट को जोर से पकड़ लिया। बेसुध होकर रोने लगी। सेक्सुअल, प्लीज मुझे मत छोड़ो। मैं सच में मान गई कि मुझसे गलती हुई। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। उसके इस अंदाज ने उससे एक त्यागी हुई रखेल की तरह दिखाया, जिससे आसपास और भी कानाफूसी होने लगी। जब उसने देखा कि वह बिल्कुल अप्रभावित है, तो ल्यूरान ने तुरंत अपना रुख बदला। उसने उसकी तरफ उंगली उठाई और अपने आसपास के लोगों से रोते हुए शिकायत करने लगी, देखो सब लोग, ये वो आदमी है जिसने 7 साल के रिश्ते के बाद मुझे दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। इसने न सिर्फ मेरे सपनों का घर बेचा, बल्कि मुझे सीधे घर से भी निकाल दिया। ये बेरहम है, बिना दिल का। ये तो चैन सिमई है। चैन सिमई एक प्रसिद्ध चरित्र है जो अपनी पत्नी को छोड़ देता है। ल्यूरान की बातों ने पूरे प्लेस पर बॉम्ब की तरह असर किया। सबकी नजरें उस पर टिक गई। निंदा के तीर बरसने लगे। मिस्टर साउ का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। सिर्फ उनके कॉमन दोस्तों को ही पता था कि सगाई पार्टी में क्या हुआ था, और वह भी कुछ बातचीत के टुकड़े थे। ल्यूरान इतनी हिम्मत इसलिए कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि यहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी उन खोखली बातों पर यकीन नहीं करेगा। उसने सोचा, अगर वह ठीक नहीं हो सकती तो वह आज उसकी इज्जत गवा देगी, ताकि वह भी चैन से ना रह पाए। गुस्से से वह कांपने लगा। उसे लगा जैसे उसके सीने में कोई बोझ रख दिया गया हो। उसने बेशरम लोग देखे थे, लेकिन उसके जितना बेशरम नहीं देखा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने पर मजबूर हो गया। उसने फर्श पर पड़ी ल्यूरान की तरफ देखा, जो नखरे कर रही थी। ल्यूरान, क्या तुम सच में यहाँ सबके सामने कुछ साफ करना चाहती हो? उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसकी बातों में ठंडक थी। ल्यूरान ने उसकी तरफ देखा और उसका रोना धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन फिर भी वह उसे गालियां दे रही थी। उसने सिर हिलाया और अपने फोन निकालकर एक वीडियो खोल दिया। यह उस घर के लिविंग रूम में लगे सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग थी, जो उनका शादी का घर होने वाला था। असल में उसने वह चोरी रोकने के लिए और रेनोवेशन का काम देखने के लिए लगाया था। उसने वह डिलीट भी कर दिया था, लेकिन घर भेजने से पहले किसी वजह से उसने कुछ क्लिप्स बैकअप कर लिए थे। उसने अपने फोन को हॉल की सबसे बड़ी स्क्रीन से जोड़ दिया। जब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड कह रही है कि मैं एक बेवफा हूँ, तो मैं सबको दिखाता हूँ कि असली बेवफा कौन है। वीडियो चलने लगा। पहला सेगमेंट दिख रहा था जब ल्यूरान और इटोसे लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हैं। इटोसे कह रहा है, ल्यूरान, क्या तुम सच में 62 साल से शादी करने वाली हो? तो वह बहुत उबाऊ है, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। ल्यूरान जवाब देती है, मैं क्या करूँ, वो मेरे साथ अच्छा है, और हाँ, हम इतने सालों से साथ है, हमने शादी के लिए भी घर खरीद लिया है। इटोसे कहता है, तुम्हारे पास बैग सब तो है, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो अकेली है, सिर्फ मैं ही तुम्हें समझता हूँ। ये कहते हुए वह ल्यूरान का हाथ पकड़ लेता है। ल्यूरान अपना हाथ नहीं हटाती, बल्कि उसके कंधे पर झुक जाती है और कहती है, कभी कभी तो सच में तुम्हारे साथ सब कुछ छोड़कर चलना चाहती हूँ। इटोसे कहता है, तो फिर उसकी शादी का प्रस्ताव ठुकरा दो। वो घर वो तुम्हारे नाम पर नहीं है, कुछ और मीठा बोलो, उसकी चापलूसी करो, घर का अधिकार भी हासिल कर लो, फिर हम उसे निकाल कर बाहर करेंगे और हम दोनों खुलेआम साथ रह सकते हैं। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। सब लोग स्क्रीन की तरफ मुंह खोले देख रहे थे। फिर फर्श पर पड़े ल्यूरान की तरफ। ल्यूरान का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वो नहीं रुका। उसने दूसरा वीडियो चलाया। ये उनकी सगाई पार्टी से एक रात पहले का था। उसे उस दिन प्रोजेक्ट की वजह से ऑफिस में देर रात तक काम करना पड़ा था। वीडियो में ईटों से ही सीधे दरवाजे के अंदर आता है और ल्यूरान उससे गले मिलती है, सोफे पर हाथ चूमती और फिर बदतमीजी करने लगती। ल्यूरान थोड़ी नाराज जरूर दिखती, लेकिन उसका शरीर सच में इटोसे से चिपक जाता है। इटोसे मुस्कुराकर उसे और भी गहराई से चूमता है। पूरा पहले फट पड़ा। जो तिरस्कार की नजरें पहले उस पर थी, वो अब ल्यूरान के प्रति घृणा और निंदा में बदल चुकी थी। ल्यूरान पूरी तरह से चौंक गई। वो उसके फोन को ऐसे देख रही थी मानो उसके मुंह में अंडा आ गया हो। आवाज नहीं निकल रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सबसे प्राइवेट और सबसे बदसूरत साइड उसके द्वारा सबके सामने ला दी जाएगी। उसने वीडियो बंद किया और ऊपर
से लियोरान को देखा। अब क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवफा हूँ? वह गुस्से से कांपते हुए उसकी तरफ उंगली उठाकर बोली, तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? तुम एक विकृत हो। उसने जवाब दिया, अगर मैं थोड़ा विकृत ना होता तो तुम्हारे दिए हुए सींगों वाली टोपी पहनकर तुम्हारे साथ मंडप पे चढ़ जाता और फिर अपनी कमाई का पैसा तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड होटल के कमरों पे उड़ाते। लियोरान उसके सामने बेबस होकर फंस पर गिर पड़ी और हताशा से सिसकने लगी। उसने उस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और हॉल में मौजूद सब लोगों से मुखातिब हुआ। प्यारी मीडिया दोस्तों, मैं जानता हूँ आपको न्यूज चाहिए, कोई बात नहीं, मैं देता हूँ आपको न्यूज। उसने अपने फोन से बहस सिक्योरिटी वीडियो और वो अश्लील चैट मैसेज ब्लूटूथ के जरिए वहां मौजूद हर पत्रकार को भेज दिए। यहाँ तक कि उसने हेडलाइंस भी सोच कर रखी थी, जैसे कि शादी से एक रात पहले दुल्हन और उसके बॉयफ्रेंड की आत्माओं की एकता, या फिर ऐसे साल का बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी बीवी के साथ सोता है और ऊपर से तुम उसका एहसान मानो। पत्रकार ये सब हेडलाइंस पढ़कर तुरंत पागल से हो गए। एक के बाद एक अपने फोन में झांक रहे थे। उनके चेहरे पर उत्साह और हैरानी थी। लियोरान उसे घूर रही थी, गुस्से से कांप रही। उसने ठंडे मिजाज से उसकी तरफ देखा और बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवा लिया। उसने लियोरान को ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया। उसकी दयनीय हालत को तमाम लोगों के सामने ला दिया। एक नाटक आखिरकार खत्म हुआ। उसने मुड़कर सब मेहमानों को नमस्कार किया और माफी मांगी। मेहमानों ने उसे ज्यादा नहीं टोका, बल्कि उसके लिए तालियां बजाई, लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। लोगों के सामने अपना सबसे असहनीय घाव दिखाना असल में आत्म चोट का एक तरीका था, लेकिन लियोरान से पूरी तरह निजात पाने के लिए यह सब कुछ करना उचित था। उसके बाद से उसने लियोरान की कोई खबर नहीं सुनी। अगली बार जब उसने लियोरान की खबर सुनी तो उसे 6 महीने हो चुके थे। उस समय उसकी कंपनी के ऑर्डर अचानक बढ़ गए थे। मिस्टर साहू अच्छे खासे मूड में थे। उसके लिए उनकी तारीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उन्होंने उसे अपनी बेटी एसओ आईसीजे से मिलवाया। उनका रिश्ता बहुत ही स्थिर रूप से आगे बढ़ रहा था, लेकिन ठीक उस दिन से पहले जब वह प्रपोजल की तैयारियों में व्यस्त था। क्या आप श्री स्वांग सिक्सवान हैं? हम बेस्ट सिटी पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड लियोरान उस बिल्डिंग की छत से गिर गई जहां आप पहले रहते थे। फिलहाल अस्पताल में उसका इमरजेंसी इलाज चल रहा है। लियोरान ने सुसाइड कर लिया है। उसने एक नोट छोड़ा है जिसमें कहा है कि वही वो कातिल है जिसने उसे मजबूर किया है। बेतुका चौंकाने वाला और एक अजीब सी पेचीदा भावना ने उसके दिल को घेर लिया। उसने कहा, नहीं ऑफिसर, आप गलत हो सकते हैं। हमारा ब्रेकअप हुए काफी समय हो गया। उसकी आत्महत्या का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, स्वांग, हम सिर्फ प्रोसीजर के तहत आपको सूचित कर रहे हैं। सुसाइड नोट पर आपका नाम लिखा है। आपको जांच में सहयोग के लिए आना होगा। फोन रखते ही उसने तुरंत मिस्टर साहू को फोन किया और सारी स्थिति समझा दी। मिस्टर साहू ने उसे घबराने को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वह तुरंत कंपनी के कानूनी विभाग को उसके साथ भेज देंगे। आधे घंटे बाद बौर कंपनी के वकील बेस्ट सिटी पुलिस स्टेशन के सामने मिले। वह पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। एक गंभीर और सम्मानजनक माहौल ने उनका स्वागत किया। लियोरान के माता पिता वहां थे। एटो सही भी था। लियोरान की मां ने जैसे ही उससे देखा, एक पागल औरत की तरह वह उस पर टूट पड़ी। वो उसे नोच रही थी, पीट रही थी और लगातार गालियां दे रही थी। कह रही थी कि वह कातिल है। तो पुलिस वालों ने दौड़कर उन्हें अलग किया। लियोरान के पिता की आंखें खून से लाल थीं। वह उसे घूर रहे थे बिना पलक झपकाए। एटो से एक कोने में खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह उसकी नजरों से बच रहा था। उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर एक पुलिस ऑफिसर हम दोनों को एक इंट्रोगेशन रूम में लेकर गया। एसआईओ के वकील भी अंदर आए। पुलिस ऑफिसर ने उनके सामने एक प्रिंटेड दस्तावेज रख दिया। ये वो सुसाइड नोट था जो लियोरान ने छोड़ा था। उसने वो कागज उठाया। उसके हाथ न जाने क्यों कांप रहे थे। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे सिक्सवान, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ोगे तब तक मैं इस दुनिया को छोड़ चुकी होंगी। मुझे माफ करना, मैंने प्यार जताने का ये तरीका चुना। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई। मुझे एटो सही के साथ नहीं पढ़ना चाहिए था। मुझे उसके साथ सगाई की पार्टी से भागने की योजना नहीं बनानी चाहिए थी। और उन बातों के बारे में तो कहना ही क्या, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम उन 7 सालों के सारे लम्हों को पूरी तरह भूल गए हो? मुझे लगा कि बस मैं पलट कर देखूंगी तो तुम हमेशा उसी जगह मेरा इंतजार कर रहे होगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी क्रूर हो जाओगे। तुमने हमारा घर बेच दिया। तुमने सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुमने मुझे बिल्कुल बेहाल कर दिया। अब तुम्हारी कंपनी फल फूल रही है। तुम वो बड़े बॉस बन गए हो जिसे सब जलते हैं। तुम्हारे साथ जरूर कोई औरत है ना, जवान और खूबसूरत। क्या तुम बहुत दिनों से मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे? सगाई की पार्टी तो बस एक बहाना था जो तुमने पहले से सोच रखा था। सिक्सवान, तुम बहुत क्रूर हो। मैं तुम्हारे लिए अपने सारे प्यार और मायूसी लेकर जा रही हूँ। मैं तुम्हें अपनी जान से बद्दुआ देती हूँ कि तुम जिंदगी भर अपराध बोध में जियो और कभी खुश ना रह सको। तुम्हारी लियोरान जो तुमसे प्यार करती है। यह चिट्ठी पढ़कर वो गुस्से से कांपने लगा। सच में यह एक ऐसी वसीयत थी जो सच में तोड़ मरोड़ कर रख रही थी। यह एक बदमाशी भरी बद्दुआ थी। मानने के बाद भी वह उसकी बदनामी करना चाहती थी। उस पर झूठा इल्जाम लगाना चाहती थी कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मौत के घाट उतारा। पुलिस ऑफिसर ने पूछा,
शिवांग, इस वसीयत की सामग्री पर क्या आपको कुछ कहना है? उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, इसमें सब कुछ झूठ है। मैंने उसे मरने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उसने अपनी रिलेशनशिप की पूरी प्रक्रिया लिवरान के साथ बताई, शुरुआत से लेकर ब्रेकअप तक। एटोसेही के साथ उसके संबंधों के बारे में और उसकी कंपनी में क्या हुआ था, सब कुछ साफ साफ बता दिया। एसआईओ के वकील ने कहा, पुलिस ऑफिसर, मेरी क्लाइंट का श्रीमती लिवरान से अब कोई कानूनी रिश्ता नहीं है। श्रीमती लिवरान पूरी तरह से कानूनी क्षमता वाली व्यक्ति हैं। उनके कृत्यों के संबंधित परिणाम मेरे क्लाइंट को नहीं भुगतने चाहिए। यह सुसाइड नोट व्यक्तिपरक निर्णय और भावनात्मक आरोपों से भरा है। ये कभी भी इस बात का आधार नहीं हो सकता कि मेरे क्लाइंट ने कोई गलती की है। पुलिस ऑफिसर ने सिर हिलाया और अपनी डायरी में ध्यानपूर्वक लिखने लगा। अचानक पुलिस ऑफिसर ने नजर उठाकर पूछा, और एटोसे, क्या लिवरान उसके साथ नहीं थी जैसा वह चाहती थी? तो जब उसने छलांग लगाई तब एटोसे कहाँ था? पुलिस ऑफिसर उठकर बाहर चला गया। एसआईओ के वकील और वह इंट्रोगेशन रूम में इंतजार करते रहे। करीब 20 मिनट बाद वह पुलिस ऑफिसर वापस आया। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था। उसने कहा कि मामला उतना सरल नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। पुलिस ने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी कैमरा फुटेज खंगाली। लिवरान अकेले टैक्सी के कॉम्प्लेक्स पहुंची थी। वह सीधे सबसे ऊपर की मंजिल पर गई और छत पर करीब 1 घंटे तक रही। उस दौरान वह लगातार फोन कॉल कर रही थी। उनके कॉल रिकॉर्ड्स देखने पर पता चला कि उसकी आखिरी फोन कॉल एटोसे को थी। वो कॉल न कम थी न ज्यादा, पूरे 40 मिनट की थी। उसका दिल अचानक बैठ गया। आखिरी फोन कॉल एटोसे की थी। उन दोनों ने क्या बात की थी? पुलिस ऑफिसर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से समझाया, लिवरान प्रेग्नेंट थी। वह चाहती थी कि एटोसे जिम्मेदारी ले, लेकिन एटोसे एक बेकार आदमी है। न सिर्फ वह दिन भर कुछ नहीं करता, बल्कि पिछले स्कैंडल के चलते हुए उसकी नौकरी भी चली गई। उसके पास ये जिम्मेदारी उठाने की क्षमता ही नहीं थी, इसलिए वो लिवरान को टालना चाहता था। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि लिवरान उसे मौत की धमकी देगी। उसने कहा कि अगर एटोसे उसके साथ नहीं रहा तो वह छलांग लगा देगी। एटोसे ने सोचा कि लिवरान सिर्फ धमका रही है, इसलिए उसने कुछ उसे कठोर शब्द कह दिए। उसने घबरा कर पूछा, क्या सब? पुलिस ऑफिसर ने गहरी सांस ली और बताया। एटोसे ने कहा, अगर कूदना है तो कूद जा, अच्छा होगा कि मर जाए ताकि मुझे परेशान करना बंद करे। क्या तुम सच में सोचती हो कि मुझे तुम पसंद हो? मैं तो बस तुमसे खेल रहा था। इतनी आसानी से किसी के झांसे में आ जाती हो। वांग सिक्सुआन, वो बेवकूफ तुम्हें नहीं चाहता। तो क्या सोचती हो अब मैं तुम्हें अपना लूंगा? ख्वाब देखना बंद करो, जाग जाओ। ये सब कहने के बाद लिवरान ने फोन रख दिया। फोन रखने के 1 मिनट के भीतर ही उसने छलांग लगा दी। ये सुनकर वो पूरी तरह से चौंक गया। लिवरान के गिलास में आखिरी बूंद उसके कारण नहीं, बल्कि उसी के उस बचपन के दोस्त के कारण थी जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया था। कितना विडंबनापूर्ण था ये। उसको नहीं पता चल रहा था कि उससे दया आए या फिर उस पर नफरत। एसआईओ के वकील ने तुरंत मुद्दे को पकड़ते हुए कहा, पुलिस ऑफिसर, एटोसे का व्यवहार पहले से ही अनजाने में हत्या के दोष के अंतर्गत आता है। पुलिस ऑफिसर ने सिर हिलाया, हम इस पहलू पर जांच कर रहे हैं। अगर ये साबित हो जाता है तो इसके लिए कानूनी जिम्मेदारी वह उठाएगा। जब वह इंट्रोगेशन रूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि एटोसे एक कचरे की ढेर की तरह 2 पुलिस वालों द्वारा दूसरे कमरे से बाहर निकाला जा रहा था। वो मौत जैसा पीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खाली थी और वो बिना रुके कुछ बुदबुदा रहा था कि वो कातिल नहीं। लिवरान के माता पिता ने भी ये खबर सुन ली थी। वो तुरंत एटोसे पे टूट पड़े, उसे पीटने लगे, गालियां देने लगे। पुलिस स्टेशन तुरंत अफरा तफरी में बदल गया। वो भीड़ के बाहर खड़ा था, ठंडी नजरों से वह सब कुछ देख रहा था जो उसकी आंखों के सामने हो रहा था। एक नाटक जो धोखे से, छल से शुरू हुआ था, आखिरकार एक की मौत और दूसरे के कारावास के साथ खत्म हुआ। 2 दिन बाद अस्पताल से खबर आई, लिवरान अपनी गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ चुकी थी। कई बार रेजिटेशन के प्रयास असफल रहे। एटोसे को अनजाने हत्या के संदेह में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया था। इस घटना ने इंटरनेट पर काफी हलचल मचाई। जिस दिन उसकी कंपनी खुली थी उस दिन पत्रकारों ने खबरें छापी थी। उनसे लिवरान और एटोसे की पहले से ही सामाजिक मौत हो चुकी थी। अब लिवरान ने सुसाइड कर लिया। एटोसे गिरफ्तार हो गया। इसने पूरे नेट पर और भी बहस छेड़ दी। पब्लिक ओपिनियन कई फाड़ों में बट गया। कुछ लोग कह रहे थे कि वह बहुत क्रूर था, उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कोने में ढकेल दिया, वो ऑनलाइन हिंसा का अपराधी है। तो कुछ कह रहे थे लिवरान ने खुद अपनी कब्र खोदी, वो किसी दया की पात्र नहीं है। और कुछ लोग एटोसे की तरफ उंगली उठा रहे थे, कह रहे थे वह असली दोषी है भावनाओं से खेलने के लिए। होनन ग्रुप का पीआर विभाग बहुत तेजी से सक्रिय हुआ। उन्होंने तुरंत एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें इस तथ्य को साफ कर दिया गया कि उसका और लिवरान का ब्रेकअप हो चुका था और इस बात पर जोर दिया गया कि लिवरान की सुसाइड कई कारकों से बनी एक ट्रेजेडी थी। उन्होंने नेटिजन के तर्कसंगत रूप से इस मामले को देखने का अनुरोध किया। मिस्टर साउ ने उसे खुद फोन करके दिलासा दिया और कहा कि बाहरी रायों से प्रभावित ना हो। वैसे ही एंजा उसकी हालत को लेकर और भी चिंतित थी। वह सीधे उसके घर आकर रहने लगी, उसके दैनिक जीवन का ख्याल रखने लगी, लेकिन हकीकत में उसका दिल बहुत शांत था। इतना सब कुछ झेलने के बाद
भी वो अतीत में उलझना नहीं चाहती थी। मुंह तो सबके अपने अपने शरीर पर है, वह कुछ भी कह सकते हैं। मैं इसलिए शांत था क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था। वैसे ही एंजा के साथ उसकी शादी 6 महीने बाद तय हो गई थी। शादी के दिन सड़कों पे रौनक थी, रोशनी थी, खुशियों का माहौल था। उसने पारंपरिक गहरे लाल रंग का दूल्हे वाला सूट पहन रखा था। वो ढोल नगाड़ों, रिश्तेदारों और दोस्तों के आशीर्वाद के बीच दुल्हन लेने गया। ऐसे ही एंजा ने भी फिनिक्स क्राउन और कैप पहना हुआ था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने सामने खड़ी उस औरत को देखा जो खुशियों से चमक रही थी। उसके दिल में अपार खुशी और एक अनदेखी शांति का भाव था। आखिरकार उसे वह इंसान मिल गया था जिसके साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता था, एक पूरी जिंदगी बांटने के लिए एक साथी। शादी की रात एसो एंजी उसके कंधे पर झुक गई और धीरे से बोली, असल में हमारी पहली मुलाकात सेलिब्रेशन पार्टी में नहीं थी। उसने पूछा कि क्या उसे वो युवा कपल याद है जो उसका घर खरीदने आया था। अचानक उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। हाँ, उस दिन एक युवा कपल आया था जो बहुत प्यार करते थे। उन्हें वह घर भी बहुत पसंद आया था। उसने हैरानी से उस लड़की की तरफ देखा। एसओ एंजी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। असल में वह लोग घर देखने के लिए आए थे। वह और उनका एक ड्राइवर युवा कपल वेश में आए थे। उसने पहले एक रियल एस्टेट एजेंट के जरिए सुना था कि वो अपना घर बेच रहा है क्योंकि उसके मंगेतर ने उसे धोखा दिया था। उससे उसके लिए एक अजीब सा एहसास हुआ। थोड़ी दया थी लेकिन उसे ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। तो जब बाद में सेलिब्रेशन पार्टी में मिस्टर साहू ने उन दोनों को मिलवाया तो एसआई बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। उसे लगा कि ये किस्मत थी। जब वो उसकी बातें सुन रहा था उसके दिल और दिमाग में तूफान मच चुका था। तो उनकी किस्मत की शुरुआत उससे काफी पहले से हो गई थी। उसके मन में उसके लिए एक अदम्य प्यार उमड़ने लगा। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, धन्यवाद निंजा, धन्यवाद। जब मैं एक अंधेरे गड्ढे में गिर चुका था तब तुमने मेरी रोशनी देखी। धन्यवाद कि तुमने प्यार से मेरे घाव को भर दिया। ये कहानी यहाँ खत्म होती है दोस्तों, लेकिन इसकी सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी। प्यार में वफादारी सबसे बड़ी चीज होती है और धोखा देने का अंजाम कभी कभी बहुत भयानक हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।